हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आरबीआई मैंडेट्स 3 डे ग्रेस पीरियड फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। और ये जो उन्होंने पूरा हम अभी पढ़ेंगे ना, जो जो उन्होंने कहा है, जो जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं, ये आपकी April 1, 2027 से इफेक्टिव होंगी। तो आज की क्लास भी देखो, हर क्लास वैसे आपकी इंपॉर्टेंट ही होती है। आरबीआई का बहुत सारे हम लोग डायरेक्शंस की बात करते हैं, देन फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। आज तो हम बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स करने वाले हैं, तो क्लास एंड तक ज़रूर देख लेना। स्पेसिफिकली आरबीआई का पेपर दे रहे हो तो यहाँ आज हम लोग जेंडर रिलेटेड और आपके इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे रिपोर्ट्स। मतलब वो रिपोर्ट करके ना पूरा पेपर लिख के आ सकते हो। तो क्लास देखना आज। चलिए देखते हैं आरबीआई ने क्या मैंडेट किया है। सो आरबीआई ने कहा है बैंक्स और कार्ड इशूअर्स को कि आप क्या है कि जब तक आपका मानो ड्यू डेट हो गई और उसके बाद अगर 3 दिन तक नहीं किसी ने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है तो आप 3 दिन का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करोगे। वो 3 दिन तक ना ही आप कोई लेट पेमेंट के चार्जेस लगा सकते हो जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर है उस पर, ना ही कोई भी सीआईसी यानी कि आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये हम लोग सिबिल वगैरह नहीं निकालते अपना, तो ना ही आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो। मतलब वो 3 दिन पास ड्यू में उनके सिबिल पे नहीं दिखने चाहिए। और ये इन्होंने कहा है। सो ये आपको कब नहीं करना है, इवन इफ द पेमेंट रिमेन्स अनपेड फॉर मोर देन 3 days आफ्टर द एक्चुअल ड्यू डेट। तो सिर्फ 3 दिन का ग्रेस पीरियड है। 3 दिन के बाद तो देखो जो प्रोसेस चलती है वो वैसे ही चलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा है कि अगर मानो मेरा डे जो था, जो बिल मैंने पेमेंट करनी थी उससे मैंने 1 दिन बाद पे करी, तो अब आप उस पर उन्होंने कहा आप लेट फीस नहीं लगा सकते हो, कोई लेट पेमेंट या पेनल्टी नहीं लगाओगे। इसके साथ साथ कोई अगर आप डिफ़ॉल्टर नहीं उन्हें फ्लैग ऑफ करोगे उनके सिबिल में। और देखिए लेट फीस तो वेव की ही है, लेकिन ना उन्होंने क्लियर कहा है कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट ज़रूर लगा सकता है। तो मानो अगर मैंने 2 दिन लेट पेमेंट की है तो वो 2 दिन का इंटरेस्ट वो मुझसे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस नहीं लगा सकते। ये पॉइंट क्लियर रखना। चलो नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इन बिलिंग। तो देखो क्या होता है, लोगों को ना ये लगता है नहीं क्रेडिट कार्ड वाले ना बहुत फालतू के ना चार्जेस लगाते हैं, हमारी बिलिंग ठीक नहीं है। तो इसमें भी आरबीआई ने कहा है पहले तो क्या है, जब भी बिल स्टेटमेंट आएगी ना आपको उसे या तो डिस्पैच करनी है हार्ड कॉपी या ईमेल करनी है 1 हफ्ता पहले, यानी 7 डे का नोटिस आपको देना ही देना है कि आपकी पेमेंट ड्यू होने वाली है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है ना, अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखिए उसमें दो होती है, टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू। सो उन्होंने कहा है मिनिमम अमाउंट की कैलकुलेशन में ना इंटरेस्ट चार्जेस तो पूरे ऐड करने हैं, प्लस आपको प्रिंसिपल का थोड़ा पोर्शन लेना है। ऐसे इन्होंने क्यों कहा है, पहले क्या कर रहे थे क्रेडिट कार्ड्स ना, ये क्या करते थे, थोड़ा इंटरेस्ट का लेते थे थोड़ा प्रिंसिपल का लेते थे। तो टेक्निकली क्या है, अगले आपका जो साइकिल होगा इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फिर क्या होता है, हम लोग डेट में जाते जाते हैं डीप। पूरा मैंने समझाया हुआ है ना ये सर्कल आपके इकोनॉमिक्स की क्लास में, तो वो होता था। इसलिए उन्होंने कहा है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू अब आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट सिर्फ एक्चुअल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे चार्ज करना है। ये नहीं है कि मानो आप उन्होंने कुछ पार्ट पेमेंट कर दी उस पर भी आप चार्ज करी जा रहे हो, ये आपने नहीं करना है। देन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं उन्हें आपको बिलिंग साइकिल का भी चॉइस देना है कि वो एटलीस्ट वंस अपना मॉडिफाई कर सके बिलिंग साइकिल। मानो मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, उन्होंने मेरा साइकिल बना दिया, पर मेरी सैलरी से वो 15-20 दिन बाद का साइकिल है और मेरी सैलरी तब तक ख़त्म हो जाती है, तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए मैं अपनी सैलरी के 1-2 दिन बाद का अगर बिलिंग अपना ड्यू डेट लाना चाहती हूँ। नेक्स्ट है अनसॉलिसिटेड कार्ड्स एंड अपग्रेड्स। तो देखो होता है ना, बहुत बार फ़ोन आता है, आप कहते हो मुझे कार्ड नहीं चाहिए, फिर भी बैंक से कार्ड इशू होके आ रहे हैं। तो इसके लिए भी, इसको ख़त्म करने के लिए इस मैनेज को उन्होंने, आरबीआई ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपने एग्जिस्टिंग कार्ड को बिना कस्टमर के पूछे आप लोगों ने खुद से अपग्रेड किया, ऐसा सब कुछ हुआ, तो पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको कस्टमर को ट्वाइस ऑफ द बिल्ड अमाउंट, कि ना आप उनसे पूछे बिना कार्ड इशू कर सकते हो ना ही अपग्रेड कर सकते हो। और अगर मानो मैंने नया कार्ड लिया भी है तो मेरी कंसेंट लगेगी उसको एक्टिवेट करने में, चाहे ओटीपी से हो चाहे रिटर्न में मैं कंसेंट दूँ। और मानो मैंने मेरे घर कार्ड आ गया, लेकिन अगर मैंने 30 डेज तक उसे नहीं एक्टिवेट किया इशू होने के बाद, तो बैंक जो है वो 7 डेज़ के अंदर, 7 वर्किंग डेज़ के अंदर उन्हें वो कार्ड को बंद करना ही करना है। और लास्ट है आपका क्लोजर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। मानो आपने रिक्वेस्ट दी कि मेरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए, तो 7 दिन के अंदर जो आपके क्रेडिट कार्ड इशूज़ हैं या बैंक्स हैं उन्हें वो बंद करना है। और ये देखो बैंक्स क्या कहते हैं, आपको तो ब्रांच जाके विजिट करके करना होगा। वो कहते हैं नहीं, आप किसी को ये नहीं बोल सकते क्लोजर की रिक्वेस्ट चाहे मैं ईमेल से भेजूँ, चाहे मोबाइल ऐप से करूँ, चाहे इंटरनेट बैंकिंग से करूँ, आपको वो माननी पड़ेगी। एंड
अगर मानो 7 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होता है तो आपको जो क्रेडिट कार्ड होल्ड कंपनीज़ हैं उनको कस्टमर को 500 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी देनी पड़ेगी फॉर ईच डे, अगर वो 7 दिन तक आपका क्रेडिट कार्ड नहीं करते हैं, उसके बाद जो भी दिन होंगे एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई अनवील्स मिशन सक्षम फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने कल की क्लास में आपके डिस्कस किया था। देखो कल की क्लास में ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। जैसे जैसे महीना एंड हुआ है ना, सो आरबीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट आपके निकाले हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि आपके अप्रैल मोस्टली आपके 2027 या अगले साल 2027 से उन्होंने कहा है कि ये इफेक्टिव होंगे। जैसे आपका ये क्रेडिट कार्ड वाला हो गया, दूसरा हमने आपका ईसीएल फ्रेमवर्क भी कल किया था ना, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, कि उसमें क्या है बैंक्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो अभी तक क्या होता था कि मेरे जो एनपीए होते थे खाते, मैं उन्हीं की प्रोविजनिंग करती थी। अब बैंक ने क्या कहा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क पे जाओ कि जो एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉबिलिटी भी है उसका भी आप प्रोविजनिंग पहले से करके रखो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए मिशन सक्षम क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था। बेसिकली देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को उनको ट्रांसफॉर्म करना है, उनकी गवर्नेंस को बेटर करना है। 1.4 लाख जो अभी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें डिफरेंट पोस्ट पे अपॉइंटेड हैं, उन्हें ट्रेन किया जाएगा। सो इसमें बोर्ड मेंबर, सीनियर मैनेजमेंट, ऑडिटर्स सब लोग आएंगे और इसमें क्लासरूम लर्निंग के थ्रू भी उन्हें अब सब सिखाया जाएगा और डिजिटल मॉड्यूल्स भी उनके लिए रहेंगे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज 27th एडिशन ऑफ विमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। और ये इन्होंने नेशनल डेलिब्रेटिव समिट ऑन डेटा फॉर डेवलपमेंट जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई उस पर रिलीज़ किया। ये जो रिपोर्ट है ना अच्छे से पढ़ लो। जेंडर इश्यूज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ईएसआई में, मैं बता रही हूँ उसके लिए गोल्ड माइन है ये रिपोर्ट। सिर्फ ये रिपोर्ट भी कर लोगे ना बहुत अच्छा आंसर लिख के आओगे, बाकी चाहे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो। वेरी नाइस रिपोर्ट, गोल्ड माइन बोलती हूँ कहीं मैं रिपोर्ट्स को ना, वो इसमें से एक है। सो यहाँ इसका जो डेटा है याद करना ही पड़ेगा, आप बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो बच्चे जैसे पूछते हैं कि मैम ये हमें डेटा याद करना ज़रूरी है। हाँ, इस कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसका ज़रूरी होता है। सो इनमें क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सो मेन एंड विमेन का सारा इसमें चलेगा कि पार्टिसिपेशन रेट क्या है। सो डिसीजन मेकिंग यानी कि मैं पोस्ट में बात करूँ कि डिफरेंट मैनेजरियल पोस्ट या फिर आपके एमपीज़ वगैरह में। सो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन अगर हम 18th लोकसभा में देखें तो विमेन जो हैं वो 75 मेंबर्स हैं, यानी 14% रिप्रेजेंट करती हैं हाउस को। और यही मैं राज्यसभा में देखूं तो 17% सीट्स उनके पास है, काफ़ी कम परसेंटेज अगर हम देखी जाए। और इसी के चलते 33% वाला मैंडेट वाला बिल अगर एग्ज़ाम में आता है, इसके साथ ये डेटा लिखो और इसके साथ वो 33% वाला लिंक करो। मतलब ऐसे ही लिंकिंग बिठानी है, ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं। देन मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो तो क्या है, राज्यसभा और उसकी मेंबर्स तो हैं, लेकिन मिनिस्टर्स की कोई सीट, कैबिनेट मिनिस्टर्स कितनी है, सो वो 9.86% ही हैं सिर्फ। देन इसके बाद आपकी मैनेजरियल ग्रोथ अगर हम देखें तो विमेन जो ऑल ओवर इंडिया जो मैनेजरियल पोजीशंस में आई हैं, इट ग्रू बाय 102.54%। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है अगर हम देखें। सो मतलब ये आपका पॉजिटिव सेंस में एक नंबर है। देन इसके साथ साथ लोकल गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो 14.5 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, यानी 46% ऑफ द टोटल। अब इसमें क्या है, क्योंकि आपके ना जो 50% रिजर्वेशन रूल है बेसिकली फॉर विमेन इन दीज इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पर उनकी रिप्रेजेंटेशन हमें बेटर देखने को मिल रही है। और इसी के चलते आपका तभी तो आपका 33% रिजर्वेशन वो ऊपर वाली उसमें भी चाहते हैं हाउसेज में। इसके साथ साथ वोटर टर्नआउट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन जो है वो मेल टर्नआउट से भी ज़्यादा रहा है, चाहे मैं 2019 या 2024 जनरल इलेक्शंस की बात करूं। औरतें अपना हक जान रही हैं और अब आके वो वोट दे रही हैं। चलिए नेक्स्ट हम पॉपुलेशन और हेल्थ ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। सो अभी क्या है आपका 904 से ये इम्प्रूव हुआ है 917 21 23 पीरियड में। तो ये बेसिकली जो आपकी रिपोर्ट है ना 23-24 तक के सारे डेटा को बताती है। सो इस टाइम 917 चल रही है आपकी, तो यानी कि 1000 अगर मेल हैं हमारे कंट्री में तो उनके पीछे 917 फीमेल्स हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है 1085, यानी कि वहाँ पे फीमेल रेशियो सरपास करती है आपके मेल्स को। एंड झारखंड में ये 899 है और वो बॉटम में है। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इंडिया का इन्वर्टेड यू शेप रहा है। सो 71-81 में पीक किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं ये गिरी है हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की नहीं बात हो रही, ग्रोथ रेट की बात हो रही है।
सो मॉर्टेलिटी रेट्स की अगर हम बात करें, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो हैं दोनों जेंडर्स के लिए वो डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखो हॉस्पिटलाइजेशन सब कुछ बेटर हुआ है। सो डिक्लाइन हुए हैं बिटवीन 2008 एंड 2023। तो अगर मैं 2023 की बात करूं तो आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ 51 पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब हज़ार बच्चे जो ज़िंदा पैदा होते हैं उनके पीछे 51। तो इन्फेंट्स बेसिकली आपके 1 साल से कम के बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में आते हैं। देन मेटर्नल हेल्थ में मेटर्नल मॉर्टिलिटी रेट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपका गिर के 88 रह गया है इन 21 to 23 का जो पीरियड है। टोटल फर्टिलिटी रेट, तो TFR जो है अर्बन एरियाज़ में उसमें डिक्लाइन आया है। सो अर्बन में 1.5 है, रूरल में 2.1 है। सो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक पूरे अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा होते हैं एक वुमेन को। सो अर्बन में इट्स 1.5 अप्रॉक्सीमेटली, रूरल में वो एवरेज 2.1 आता है। सो मैरिज की एज जो है वो भी विमेन के लिए 24.3 हो चुकी है मीन एज इन 2023। तो देखिए काफ़ी अच्छा है। इससे क्या होता है वो पढ़ाई कर लेती हैं अपना, थोड़ी मेच्योर होती हैं जब उनकी शादी की जाती है। चलिए एजुकेशन और लिटरेसी में बात करते हैं। देखो बहुत पैरामीटर्स है, मतलब मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये। सो जेंडर की अगर हम पैरिटी की बात करें, सो आपके जितने एजुकेशन लेवल्स होते हैं ना, स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी से हायर सेकेंडरी, सब में आपकी दोनों जेंडर्स का इक्वल आ रहा है कि एनरोल्ड हैं। तो बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन में तो देखो इतनी स्कीम्स इसलिए ही लाई भी गई हैं आपकी। हायर एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो फीमेल्स की जो है वो 30.2% हो चुकी है। इवन आपके मेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब कि हायर एजुकेशन जो लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा कर रही हैं देन योर मेल्स। देन लिटरेसी का लेकिन अभी भी गैप है। सो मेन में अगर लिटरेसी बेसिकली वो होते हैं जो 7 साल या उससे ऊपर के हैं, हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो 14.4 परसेंटेज पॉइंट गैप है अभी भी। तो मेन में आपका जो लिटरेसी रेट है वो 84.7% का है और विमेन में 70.3% का है। तो यहाँ पे अभी भी गैप है, इसको हमें कहीं ना कहीं ओवरकम करने की ज़रूरत है। देन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूँ, सो रूरल ब्रेक थ्रू, देखो हम इतना करते हैं ना आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मंथली बुलेटिन्स जो करते हैं उसमें क्या हम देखते हैं कि रूरल जो है आपका विमेन पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है। वही बात इन्होंने भी बताई है कि लेबर फोर्स जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो क्या है आपका रूरल एरियाज़ में जंप होके 45.9% बिटवीन 22-25 रहा है। ओवरऑल जो आपका है वो आपका 56.1% है पूरी कंट्री के लिए दिसंबर 2025 तक की अगर हम बात करें। एंड इसके साथ साथ वर्कर पॉपुलेशन रेशो की अगर हम बात करें तो रूरल फीमेल्स के लिए वो 38.6% है। एंड अगर यही मैं मेल्स के लिए बात करूं तो वो 76.6% है। काफ़ी गैप है। तो ये रिपोर्ट तो देखो हम लोग करते भी हैं मंथली, वही बात इन्होंने भी बताई है। चलिए चैलेंजेस और गैप्स क्या हैं। सो अभी भी देखो हेल्थ स्क्रीनिंग्स, इसमें only 1.7% women have undergone cervical cancer screenings and highlighting a critical gap in preventative care। और इसके साथ साथ बहुत डेटा जो है टाइम यूज सर्वे डेटा है जो आपकी मिनिस्ट्री का, वो ये बताता है कि अभी भी विमेन जो है ना वो अनपेड डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम, ऑब्वियसली देखो वो तो हमें रिपोर्ट को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम ये बात जानते ही हैं। इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी में कहीं ना कहीं विमेन अभी भी लैग बिहाइंड कर रही हैं। डिजिटल फ्रॉड होने के ज़्यादा चांसेस उनके साथ ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट आउट हो चुकी है आपकी। सो इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज़ करती है। इसमें आपके 3635 पंचायत को फ्रंट रनर स्टेटस मिला है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए उन्होंने निकाली है। और बेसिकली रिपोर्ट कार्ड होता है आपकी रूरल लोकल बॉडीज़ यानी कि आपकी पंचायत का। और ये आपके 9 थीमेटिक एरियाज़ पे वो लोग जज करते हैं जो आपके सारे अलाइन हैं विद लोकलाइजेशन ऑफ योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चलिए देख लेते हैं कि स्नैपशॉट क्या है। तो देखो उसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सो सबसे पहले अगर मैं फ्रंट रनर कैटेगरी की बात करूं, अच्छा देखो सबसे ऊपर होती है अचीवर कैटेगरी जिन्हें 90 से प्लस मार्क्स मिलते हैं, उसमें तो कोई आया ही नहीं है इंडिया में की कोई भी पंचायत। फ्रंट रनर कैटेगरी है जिसमें 75 से 90 का लेके स्कोर मिलता है, उसमें आपकी 3635 ग्राम पंचायत आई हैं। परफॉर्मर कैटेगरी यानी कि फ्रंट रनर से नीचे आ जाती है 60 to 75 के स्कोर में, उसमें 1,18,824 आई हैं। एंड इसमें देखिए अभी कहीं ना कहीं गैप है कि अचीवर में हम क्यों नहीं किसी को पहुंचा पा रहे हैं।
और टोटल इस जो आपका हुआ है ना इंडेक्स में आपकी 2,59,867 जो हैं आपकी रूरल बॉडीज़ अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूटीज़, उन्हें जज आपका किया गया है। देन देखिए स्टेट वाइज हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मिंग आपकी जो रूरल बॉडीज़ रही हैं वो त्रिपुरा की रही हैं। त्रिपुरा में 80% जो उनकी है ना, मतलब बहुत बड़ी देखो वो है उनकी उपाधि कि 80% उनकी रूरल लोकल बॉडीज़ फ्रंट रनर में हैं। केरला में फिर केरला सेकंड है 10%, मतलब देखो 80 से सीधा सेकंड वाला 10% पे आ रहा है। एंड देन थर्ड इज़ ओडिशा, ओडिशा में 8% को मिला है जो फ्रंट रनर स्टेटस में है। अब लैगिंग स्टेट्स भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 51 है, मतलब हज़ारों में 51,000 के करीब कुछ हैं उनके पास 50,000 के करीब, और 51 ही सिर्फ उनकी फ्रंट रनर आई हैं। और पंजाब में तो एक ही सिर्फ फ्रंट रनर स्टेटस में आई है। इसके साथ बिहार, राजस्थान, ये आपके लैगिंग स्टेट्स हैं। नेशनली टॉप पर सबसे ज़्यादा और किसको मिला है? सो आपका जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी जो त्रिपुरा में है, उन्हें नेशन वाइड फर्स्ट रैंक मिला है। 88.44 उनका स्कोर है। बस थोड़ा बढ़ा लेंगे, ये आ जाएंगे अचीवर कैटेगरी में। चलिए मेथडोलॉजी भी देख लेते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, इसमें आपके इंडिकेटर्स अब कम किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू 1.0 जो इनका वर्जन था। तो अब सिर्फ 150 इंडिकेटर्स किए जाते हैं जो 230 डेटा पॉइंट्स को ये जज करते हैं। देन डेटा ये लोग जीएसटी डेटा उठाते हैं, मिनिस्ट्रीज से रिकॉर्ड्स उठाते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज, सारों का डेटा उठा के कंपाइल करते हैं। ग्रेडिंग्स के 5 इसके टीयर्स रहते हैं। अचीवर 90+, फ्रंटियर 75 से 90, परफॉर्मर 60 से 75, एस्पिरेंट 40 से 60 और बिगनर जिनको बिलो 40 स्कोर मिलता है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी रिलीजेस नीति आयोग रिपोर्ट ऑन मूविंग टूवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट। सो बेसिकली इसमें क्या है, आपकी रिपोर्ट जो है हमें सिटी गवर्नमेंट्स को कैसे हम बेटर करें जिससे हम विकसित भारत की तरफ जा सकें और अपनी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकें, है ना। जो भी सिटीज़ मिलियन प्लस जहाँ पे पॉपुलेशन है उनके लिए उन्होंने फ्रेमवर्क दिया नीति आयोग ने। बहुत अच्छी रिपोर्ट है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप क्या करिए, सबसे पहले ना एम्पावर करिए जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी आपके जो पंचायती राज हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो अर्बन आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। तो उनको उन्होंने कहा है कि उनको आप बेसिकली सबॉर्डिनेट यूनिट्स मत मानिए, उन्हें कहीं ना कहीं रखिए कि वहाँ से आपका जो सब कुछ चेंज आना शुरू होगा। रिकमेंडेशन क्या दी है इन्होंने मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए कि जो सिटी लीडरशिप्स हैं, बेसिकली आपके इलेक्टेड मेयर्स हैं, इनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। कैसे? सो डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स बनाइए विद अ फिक्स टेन्योर, और इसके इनको आप पूरा एक मेयर काउंसिल सिस्टम भी करिए जिनको एम्पावरमेंट दीजिए ज़्यादा, ठीक है, और पावर्स दीजिए और उसके लिए उन्हें अकाउंटेबल भी रखिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो फंक्शंस है ना, देखो जो आपकी लिस्ट है ना हमारी, अगर हम लोग देखें जो आपके दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सेंटर को बहुत सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट को बहुत है, लेकिन जो आपकी रूरल या लोकल बॉडीज़ हैं ना उनके लिए बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें भी कह रहे हैं कि आप चेंजेस लाइए। नीति आयोग ने कहा है कि उस काफ़ी सब्जेक्ट्स को स्टेट से या सेंटर से शिफ्ट करके आपको लोकल बॉडीज़ को देना चाहिए। सो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो डायरेक्टली एक्चुअली में सिटी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंतर्गत रहना चाहिए। इसके साथ साथ देखो, अब जब जिम्मेदारी दोगे तो पैसा भी देना पड़ेगा, तो ओन सोर्स रिवेन्यू उनके एनहांस कीजिए, टैक्सेस फीस उनके ज़्यादा करिए कि जो वो ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। म्यूनसिपल बॉन्ड्स वो लोग इशू कर सकें, उनके लिए ईजी करिए। और हमने पढ़ा था ना कि आरबीआई देखो इसके लिए काम भी कर रहा है कि कैसे हम लोग जो हैं आपकी लोकल जो भी बॉडीज़ हैं उनके रेटिंग्स को बेटर करें ताकि वो बॉन्ड्स इशू करें और लोग उनमें इन्वेस्ट करें। देन इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि आप मल्टीपल पैरेलल एजेंसीज बनाइए जो सिटी गवर्नमेंट के अंतर्गत ही काम करे डिफरेंट आपके इश्यूज़ के लिए। तो बेसिकली उन्होंने कहा यही है कहने का कि आप जितना रिफॉर्म्स करोगे एट द लोअर लेवल उतना ही इम्पैक्ट कंट्री में आएगा। सो इन्होंने कहा है कि ओवरनाइट तो हम ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकते, आप फेस्ड अप्रोच रखिए। सबसे पहले लेजिस्लेटिव चेंजेस कर लिए, जैसे कि म्यूनसिपल एक्ट्स को स्टेट्स को चेंज करना चाहिए ये रिफॉर्म्स दिखाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट यही है कि सिटी की जो लीडरशिप्स है ना उसको स्ट्रॉन्ग अप करिए सबसे पहले। देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स को कहा गया है कि आप नेशनल मॉडल म्यूनसिपल लॉ को अपडेट करिए और रिफॉर्म्स अगर कोई करता है कोई भी सिटी लेवल गवर्नमेंट तो उनको इंसेंटिव्स दीजिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि आप फेज रोल आउट करिए फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपिंग स्केलेबल फ्रेमवर्क्स बिफोर नेशनल एक्सपेंशन। तो आप पायलट करिए पहले कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं, तो आप आगे भी इसको और सिटीज़ में लगाइए।
चलिए नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग to 2042.08 crore in financial year 25-26 with significant growth across scholarship and top class education schemes for OBC, EBC and DNT students. तो टोटल डिसबर्समेंट हमने देख लिया 2042.08 करोड़ का इनका रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया, मतलब उसके पिछले साल से 36.96% का ये इनका ग्रोथ है स्पेंडिंग में। और अगर मैं ब्रॉडर लेवल पर बात करूं, टोटल एक्सपेंडिचर जो इस डिपार्टमेंट का रहा है हर स्कीम के लिए वो 11,810.82 करोड़ का रहा है। यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसे मैं मेंशन करना चाहूँगी, पीएम यशस्वी, विच इज़ पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। इसी के अंतर्गत मेजरली ये जो हम 2000 करोड़ का देख रहे हैं ना, ये आपका डिस्पर्स किया गया है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रीमियम एजुकेशन देना टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो क्लास 9 से 12 में बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं कि आगे जाकर वो हायर एजुकेशन कर सके, बेसिकली आपके जो ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी कैटेगरी के हैं। सो इसमें क्या है, जो भी बच्चे जिनका एनुअल इनकम फैमिली का 2.5 लाख रुपए से कम है वो एलिजिबल होते हैं स्कीम के अंतर्गत। और उन्हें क्या है, उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और कोई और चार्जेस हैं ऑफ अप टू 75,000 रुपीज़ पर एनम अगर क्लासेस 9 to 10th के लिए, और 11 to 12th के लिए 1,25,000। तो देखिए काफ़ी अच्छा अमाउंट है। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा हो, ज़रूर उन्हें स्कीम्स के बारे में बताइए। एंड इसमें एटलीस्ट 30% ऑफ द स्कॉलरशिप आर रिजर्व फॉर गर्ल्स टू इंश्योर जेंडर पैरिटी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा टू एस्टैब्लिश बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर इन पीलीभीत उत्तर प्रदेश विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15 करोड़। तो देखिए ऑब्वियसली आगे आपके बढ़ी रहा है ऑर्गेनिक का कल्चर, कंट्री के लिए भी ज़रूरी है, एक्सपोर्ट्स के लिए भी ज़रूरी है। देन इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एक तो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा इस फैसिलिटी में, आपका सीड प्रोडक्शन यूनिट बनेगा, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स लोगों को सिखाने के लिए, ऑडिटोरियम, काफ़ी कुछ रहेगा। प्लस आपकी NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी बनाई जाएगी क्वालिटी टेस्टिंग के लिए आपकी, कि एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड से मीट कर रहे हैं नहीं बासमती या जो भी आपका प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। देन AI पावर्ड मॉनिटरिंग, देखो AI तो हर जगह डालना अब आएगा ही आएगा, ज़रूरी हो चुका है। देन इसके साथ साथ बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के अंतर्गत ही ऑपरेट करेगा, और सेंटर जो है इसमें 50,000 फार्मर्स को ट्रेन करना चाहता है, तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो एक्सपोर्ट्स हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, हम विकसित भारत की ओर जाएंगे। घूम फिर के ना सब कुछ मैं बता रही हूँ, पेपर में लिंक वहीं पर करके आना। चलिए अपेडा क्या है? अपेडा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ था 1985 में, जिससे ये आपकी बनी थी। इनका काम क्या है, तो जो भी आपका स्केड्यूल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी हैं, उनको उनकी एक्सपोर्ट को डेवलप करना। एंड इसके साथ साथ अपेडा जो है ये स्टैंडर्ड सेट करती है, स्पेसिफिकेशन के एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या लेवल का आपको प्रोडक्शन करना है कि वो एक्चुअली में एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट बन पाए। इसके साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे एक्सपोर्ट के लिए मानो वेयर हाउसेस बनाने हैं पोस्ट हार्वेस्ट, उस सब के लिए भी ये काम करती है। और इनका एक ट्रेस नेट सिस्टम है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेते हो ना, तो यहाँ पे जाके स्कैनर होता है, उसमें स्कैनिंग, उस स्कैन कोड को स्कैन करके ना यहाँ पे ही तुम जाते हो और वो चेक कर पाते हो। देन इसके साथ साथ इंडियन एक्सपोर्टर्स और ग्लोबल मार्केट के बीच ये ऑब्वियसली गैप को ब्रिज करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है इंडिया अडॉप्ट्स इंटीग्रेटेड हब मॉडल टू स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग टू 25% ऑफ GDP। अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपके ESI के सिलेबस में आपको एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सब है। उसके लिए मैं कहूँगी ये गोल्ड माइन स्कीम है। मतलब एक कहीं स्कीम होती है ना, इसके बेस पे ना तुम पूरा आंसर लिख के आ सकते हो, ये वो है। सो ये क्या है, इस मॉडल में बेसिकली आपका ना पूरा एक ही जगह पे, अब कह रहे हैं कि हम ना स्टैंड अलोन, ये नहीं कि एक फैक्ट्री इस शहर में लगी है, एक फैक्ट्री हम कहते हैं ना मेरे शहर में तो इस चीज़ की फैक्ट्री है ना, वो कह रहे हैं जोन्स बनाएंगे हम प्रॉपर, जहाँ पे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, प्लग करो और प्ले, हम कहते हैं ना गेम बस प्लग करो, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, सब कुछ एक ही जगह पे। और ये हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना आपका 16 to 70% GDP पे कंट्रीब्यूट करता है, हम चाहते हैं वो 25% हो जाए।
इसके लिए क्या है, हब्स बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, देखो आपका कॉम्पिटिटिवनेस एक तो बढ़ेगी, क्योंकि उससे आपकी कॉस्ट कम होएंगी, क्योंकि एक ही जगह पे सब सब कुछ है ना, उससे कॉस्टिंग कम होगी एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी सबको। क्योंकि एक ही जगह पे मानो एक ही वेंडर है, आपका वेंडर्स हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके जो आपको सामान चाहिए पैकेजिंग का वो वहीं है वेंडर, ठीक है, वो सबके लिए अगर पैकेजिंग प्रोड्यूस करेगा उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। देन ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, तो देखो जब ऐसे क्लस्टर्स होते हैं ना पूरे, इस जगह में एफडीआई आती ही आती है, उनको भी बूस्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर में ना, चाइना का एक ग्रेटर बे एरिया है जो 1% एरिया लेता है सिर्फ कंट्री का, लेकिन 35% ऑफ नेशन के एक्सपोर्ट वहाँ से होते हैं। मतलब सोचो, लेवल सोचो। देन इनोवेशन, तो देखो फर्म्स और R&D सेंटर्स भी वहीं रहेंगे, तो इनोवेशन भी बेटर होगा। सोचो ये एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी। देन MSMEs जो हैं, इनको शेयर्ड फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी। अभी क्या है, मैं ना काफ़ी चीज़ें इन हाउस नहीं लगा सकती, मेरे पास उतने फंड्स नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, आपकी मानो R&D लैब्स प्रोवाइड की जाएंगी जिसे यूज़ कर सकते हैं MSMEs, और आपके ऑपरेशंस भी बहुत सिंप्लीफाइड रहेंगे, क्लियरेंसेस बहुत आराम से मिलेंगे इन जोन्स में। चलिए, अभी कुछ तब भी चैलेंजेस हैं इंडिया के जो ओवरकम करने की ज़रूरत है ये हब्स मेंटेन करते हुए हमें। जैसे कि अभी जो क्लस्टर्स हैं, देखो कुछ क्लस्टर्स बने हुए हैं पर अभी वो बहुत छोटे हैं, लार्ज स्केल ग्लोबल ऑपरेशंस तक वो का नहीं पहुंच पाए हैं। इसके साथ साथ देखो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंक्स अभी भी हम लोग नहीं बना पाए हैं, हम प्रॉपरली उनको रेलवेज़ वाटरवेज़ हर से कनेक्टिविटी नहीं दे पाए हैं, तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। देन आपके अभी भी जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं उनमें है, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति पूरे एक तरह से वो कहते हैं ना नहीं हुए हैं, उनमें अभी भी चेंजेस करने की ज़रूरत है कि स्पीडीली और काम हो सके। चलिए, की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड सेक्टर इंटरवेंशंस अभी तक देख लेते हैं, हब्स बनाने के लिए क्या क्या की जा चुकी हैं। अगर मैं क्रॉस सेक्टर की बात करूं तो आपका NICDP है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ लगाई जा रही हैं, जैसे धोलेरा आपका बनाया गया है। इसके साथ MSME क्लस्टर डेवलपमेंट है, जिसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स आपके MSMEs के लिए बनाए जाते हैं। देन स्पेशलाइज सेक्टर्स के लिए भी हब्स बनाए गए हैं, जैसे PM मित्रा के अंतर्गत आपके टेक्सटाइल्स के लिए बनाया गया है, बायोफार्मा शक्ति के अंतर्गत बायोफार्माक्यूटिकल्स के लिए बनाया जा रहा है, बल्क ड्रग पार्क्स के अंतर्गत आपके फार्माक्यूटिकल्स के लिए, और डिफेंस कॉरिडोर्स में डिफेंस के लिए आपके बनाए जा रहे हैं। तो मतलब पता है क्या होता है, ये एक जगह होती है और वहाँ पे सारी डिफेंस की कंपनीज मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट है, तेलंगाना CM A रेवंत रेड्डी जी फ्लैग्स ऑफ विक्रम-1, इंडिया पाइनियर फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। तो ये जो रॉकेट है ना आपका स्काई रूट एरोस्पेस, जो हैदराबाद की कंपनी उन्होंने बनाया है, अभी क्या है ये हैदराबाद से ना आपके गया है लॉन्च होने के लिए। एंड इसमें क्या है, इसकी लॉन्च साइट आपकी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है, जून में ये जाके इसे लॉन्च किया जाएगा। देन इसका पेलोड क्या है, 350 kgs है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली आपकी सैटेलाइट्स छोड़ेगा, और क्यूब सैट्स हैं जो इसके थ्रू अभी आपकी लॉन्च की जाएगी। एंड इसमें क्या है, ये मिशन को फाइनल अप्रूवल अभी इन स्पेस से मिलेगा, विच इज़ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और इसके साथ साथ ऑपरेशंस जो हैं उनमें आपको स्काई रूट को टेक्निकल गाइडेंस इसरो ने प्रोवाइड की है। नेक्स्ट है, इंडिया अनवील्स एनहांस 2031-2035 क्लाइमेट टारगेट्स टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो टारगेट्स क्या दिए हैं इन्होंने, सबसे पहले तो कहा है कि हम जो हैं 47% रिडक्शन करेंगे इन एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP। तो देखो इससे पहले ना हमारे 2030 तक के टारगेट्स थे, वो अब हम अचीव कर चुके हैं, और इन्हें ना NDCs कहा जाता है, नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स। ये हम UNFCCC को कहते हैं। हमें भाई, क्योंकि देखो क्या काम है, पेरिस एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हमें ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उठने, मतलब उससे कम ही रखना है। सो उसके चलते हर कंट्री ने कहा है ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें कमिटमेंट है, और ये आपके बाइंडिंग कमिटमेंट्स हैं। सो इंडिया ने 2030 तक अपने दिए थे UNFCCC को, और हम लोग अहेड ऑफ टाइम उन्हें अचीव कर चुके हैं। अच्छा हमारी ट्रेजेक्ट्री चल रही है, तो उन्होंने कहा है कि हम 35 से 35 के लिए, हमने कहा हम और अच्छा करेंगे, क्योंकि हमने जब तो पहले कमिटमेंट्स में इतना अच्छा किया, तो अब इन्होंने रिवाइज दिए हैं कि 47% रिडक्शन करेंगे एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP। इसके साथ साथ 60% हमारी जो पूरी एनर्जी आती है ना, वो हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से लेंगे, यानी आपकी विंड हो गई, सोलर हो गई, है ना, हाइड्रो एनर्जी हो गई, और न्यूक्लियर एनर्जी हो गई।
इसके साथ साथ हमें एडिशनल सिंक बनाना है ऑफ 3.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। उसके लिए क्या होता है, पेड़ लगाने पड़ते हैं आपको, आपके ये फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे। चलिए, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी जो 2030 के लिए टारगेट्स थे उन्हें सरपास कर दिया है। एंड देखिए हमारा गोल क्या है या वर्ल्ड का गोल क्या है कि हमें नेट ज़ीरो एमिशन बनना है बाय 2070। चलिए, इसमें ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या रहे हैं, हमने इतनी अच्छी अचीवमेंट कैसे की है। आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का बहुत इसमें हेल्प हाथ रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, एंड देन क्लीन एनर्जी फोकस भी इंडिया का चल रहा है। नेक्स्ट है CAG रिपोर्ट हाईलाइट्स क्रिटिकल श्रिंकेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेक्स। तो देखो टोटल लेक्स ना जो उन्होंने सर्वे किए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 518 लेक्स जो हैं ना वो कम्प्लीटली या तो ख़त्म हो चुकी हैं या फिर वो छोटी हो चुकी हैं साइज़ में, और 315 लेक्स तो ऐसी हैं जो डिसअपेयर ही हो चुकी हैं 1967 से। मतलब बहुत वेरी सैड न्यूज़। सो इसके साथ साथ अभी जो आपकी वूलर लेक है, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, वो भी रिस्क पे है। मनासबल लेक जो है कश्मीर वैली में वो भी है, वो डीपेस्ट लेक है। एंड इसके साथ साथ दल लेक, होकेसर लेक, सूरीसर लेक, आपकी मनसर लेक, ये सारी अंडर स्ट्रेस इस टाइम है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज प्रगति एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन उमरोई मेघालय। तो प्रगति का मतलब है आपका पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली क्या है, जो भी आपकी कंट्रीज हैं इनमें इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, इस सब के लिए ही की जाती हैं एक्सरसाइजेज। इसमें 11 नेशंस आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एशियन और साउथ एशियन पार्टनर्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज़ रहेंगी। और इसमें बेसिकली इंडियन ओशन रीजन को कैसे हमें स्टेबल रखना है, सेफ रखना है, इस पर आपका बातचीत की जाएगी। नेक्स्ट है यूनेस्को डेजिग्नेट्स 12 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स ब्रिंग्स द टोटल टू 241 साइट्स अक्रॉस 51 कंट्रीज। सो ग्लोबल आपका जो एक्सपेंशन हुआ है इसमें आपकी साइट्स ऐड की गई हैं, और फर्स्ट एवर आपकी तुनीशिया की साइट भी ऐड की गई हैं। तो साइट्स जो हैं 2 चाइना में हैं, 1 जापान में, 2 मलेशिया में, एशिया में, यूरोप में फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, पोर्चुगल, रशिया, अफ्रीका में तुनीसिया, और साउथ अमेरिका में यूरुग्वे। सारी जो 12 साइट्स हैं आपका नीचे लिस्ट गिवन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप ये पढ़ सकते हैं। देन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स क्या है, तो 2015 में ना ये लेबल यूनेस्को ने स्टार्ट किया था बेसिकली बॉटम अप अप्रोच के लिए। देखो हर ना बॉटम अप्रोच इतना अच्छा वर्ड है ना, एग्जाम में मेंशन कर, पता है ये जो टर्म्स मेंशन करते हो ना, जर्नलाइज्ड आंसर लिख के आओगे ना तभी नंबर नहीं मिलते। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि नीचे लोकल लेवल पर काम करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं ऊपर से प्लान्स बनाऊँ नीचे बोल दूँ ऐसा कर लो, ऊपर बैठे बंदे को क्या पता लोकल लेवल पे क्या चल रहा है ना। तो लोकल लेवल ही बताए कि हमें ये चीज़ें ठीक करनी है, ये सब होना चाहिए, फिर ऊपर से प्लान्स अकॉर्डिंगली बने, तो उसे हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। इनका काम क्या है, अर्थ के जियोलॉजिकल हेरिटेज को हमें प्रोटेक्ट करना है, और उसमें कम्युनिटी पे फोकस करते हैं कि कैसे कम्युनिटी लोकल जो हैं आपके वो सब मिलके कंजर्वेशन मॉडल्स क्या होने चाहिए उसे यूज़ करें। इवन कि ट्रेडिशनली जो यूज़ किए जाते हैं उन पर ये फोकस करते हैं। एंड अब क्या है, आपका ग्लोबल जियो पार्क स्टेटस 4 साल के लिए मिलता है, और इसमें क्या है, अगर मेंटेन करना चाहते हैं इस डेजिग्नेशन को, साइट्स मस्ट अंडरगो अ रिगरस रीवैलिडेशन प्रोसेस टू इंश्योर दे कंटिन्यू टू मीट यूनेस्को स्टैंडर्ड्स फॉर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट है UAE टू एग्जिट OPEC एंड OPEC प्लस इन May 2026 एंडिंग 60 years ऑफ मेंबरशिप। तो देखो UAE ने क्यों डिसाइड किया है उन्हें OPEC से हटना है। OPEC बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। देखो एक तो ना ऐसा कोई भी अलायंस होना क्या होता है, ये अपने कोटाज इनकी ऑब्वियसली बाइंडिंग हो जाता है आप पे, आपको उनकी सुननी पड़ती है। तो इसलिए ये कह रहा है कि मुझे तो ऑटोनॉमी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं कितना ऑयल आउटपुट करना चाहती हूँ, मैं कितना एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे क्या प्राइस चाहिए, ठीक है। दूसरा, इन्हें कोटा नहीं पसंद थे, ओपेक ने कोटा लगाए हुए थे कि इतना ही प्रोडक्शन लिमिट करो। यूएई कह रहे हैं मुझे अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क करना है, आप कैसे लिमिट लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यूएई ने देखो इतना पैसा कह रहे हैं हमने लगा दिया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम क्यों किसी के हिसाब से चलें, तो इसलिए वो छोड़ रहे हैं। ओपेक क्या है आपका 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिश हुआ था। सो ये क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनका। इनका क्या काम है कि यूनिफाइड ना पेट्रोलियम पॉलिसीज़, क्योंकि ऐसा क्या है अगर एक कंट्री मानो ऑयल सस्ता दे रहा है तो सब वहाँ से लेंगे, तो इन्होंने कहा यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ आपकी जिससे रहें और ऑयल मार्केट्स आपकी स्टेबलाइज रहें, इसलिए ये आपका बनाया था। अब इसमें क्या है, आपके मेंबर्स हैं अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला और यूएई अब आपका हट जाएगा।
अब दूसरा आपका ओपेक प्लस बना, तो इन कंट्री, ये तो फाउंडिंग कंट्रीज थी ओपेक की। उसके बाद क्या हुआ, 2016 में ना जो 13 ओपेक मेंबर्स थे और 10 और वर्ल्ड के मेजर नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं, बट जो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं, क्योंकि इनके सिवा और भी तो है ना, उन्होंने कहा हमें भी ज्वाइन कीजिए। सो इसलिए फिर आपकी 10 नॉन ओपेक कंट्रीज़ भी इसमें ज्वाइन हो गई, रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, साउथ सूडान एंड सूडान। और फिर क्या हुआ पता है क्या है, मैप लिया करो और ना फिर ये सारी सर्कल किया करो, पता चल जाएगा एक ही एरिया में पाई जाती हैं आपकी ये। फिर ये आपका ओपेक प्लस बन गया। चलिए नेक्स्ट है जॉर्डन, जिनकी कैपिटल अमान है, हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड 3 मेजर इंडिया लेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। तो इंडिया के हैं ये तीनों अलायंस, हेडक्वार्टर्ड इंडिया में है। सो ISA 2015 में COP21 हुआ था आपका UNFCCC का, इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। सो इसमें इंडिया और फ्रांस ने इसे लॉन्च किया था। सोलर एनर्जी रिलेटेड है, बेसिकली $1 ट्रिलियन आपके सोलर इन्वेस्टमेंट्स में अनलॉक करनी है और फॉसिल फ्यूल्स पे रिलायंस कम करनी है। CDRI 2019 में लॉन्च किया गया था UN क्लाइमेट एक्शन समिट में, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस से रिलेटेड है। सो आपके जो भी पावर, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम सिस्टम है, वो एक्सट्रीम वेदर और डिजास्टर्स, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले फ्यूचर में, हमें पता ही है वेदर आपका कैसे चेंज हो रहा है, उनको कैसे डील कर सके उसके लिए। GB आपका क्या है, 2023 जब आपकी G20 की समिट हुई थी उसमें इंडिया ने लॉन्च किया था सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स के लिए। सो इसमें क्या है, ग्लोबली हमें बायोफ्यूल्स का जो है यूजेज बढ़ाना है बाय फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड मार्केट डेवलपमेंट, के आपस में कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो बांटे, मदद करें सबकी। नेक्स्ट इंडिया एंड केन्या साइंड कस्टम्स कॉपरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द 10th इंडिया केन्या जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग इन नायरोबी में, इनकी अभी हाल ही फिलहाल में हुई है। इसमें बेसिकली डिस्कशंस में आपके राजेश अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और रेजिना अकॉत ओम्बान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फॉर ट्रेड केन्या, उन्होंने बातचीत की। फिर साइन हुआ है ये जो आपका जॉइंट ट्रेड कमेटी एग्रीमेंट MOU, ये आपका साइन हुआ है योगेंद्र गर्ग जी के बीच में जो इंडिया से हैं, और लिलियान नायवांदा। देन इसमें बेसिकली आपके फार्माक्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, डिजिटल इंफ्रा, फिनटेक, एनर्जी, काफ़ी सेक्टर्स में जो ऑलरेडी चल भी रहे थे उसी पर ही आगे बातचीत हुई है कि फास्टर क्लियरेंस देंगी दोनों कंट्रीज, जिसमें पोर्ट पे ना ये सामान रुका ना रहे, आपका रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, बायलेटरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करेंगे इन सेक्टर्स में। नेक्स्ट है सिग्मा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड सिक्योर 3800 करोड़ डील विद UK बेस्ड रोल्स रॉयस। तो 7 साल का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और इसमें जो सिग्मा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है ना इंडिया की, वो मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेगी हाई प्रिसीजन सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स टू रोल्स रॉयस, बेसिकली एविएशन इंडस्ट्री का सब कुछ रहेगा। देखो रॉल्स रॉयस ना ग्लोबल एरोस्पेस प्रोग्राम्स में ये कंपोनेंट्स आपके यूज़ करती है। अब क्या है, इंडिया के सोचो पार्ट्स हमारे लगेंगे आपके जो ये एयरक्राफ्ट्स आते हैं उनमें, तो कितनी हमारे लिए अच्छी बात है ये। एंड नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पार्टनर्स टू मैन्युफैक्चर एंड स्केल दी R21 मैट्रिक्स MTM मलेरिया वैक्सीन। तो बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपकी बनाएगा, एंड ये डोसेस आपकी अफ्रीका में या कहीं पे भी देखो बहुत ना ज़्यादा अभी भी बच्चों को मलेरिया होता है, और उससे उनके लिए ये बेसिकली बनाई जाएगी। नेक्स्ट है कबड्डी ग्लोरी इन सान्या चाइना। तो वहाँ पर क्या हुआ है, इंडियन विमेन जो हैं टीम है उनको गोल्ड मिला है और मेन टीम को सिल्वर मिला है एट एशियन बीच गेम्स 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो ये आपके सान्या चाइना में कंडक्ट हुई हैं। देन विमेन टीम को गोल्ड मिला है, इस जो मैच था फाइनल उसमें उन्होंने श्रीलंका को हराया है, और ये फर्स्ट इंडिया का गोल्ड मेडल है इन 2026 एडिशन ऑफ द गेम्स। और मेंस टीम की अगर मैं बात करूं तो इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है, और वो जो मेन था आपका वो ईरान के अगेंस्ट वो हार गए थे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डांस डे। तो ये हर साल अप्रैल 29 को आपका मनाया जाता है, और इसे इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस्टेब्लिश किया था 1982 में। और ये दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है आपके जीन गॉर्जियस नोवेरे का, जो एक फ्रेंच डांसर और बैले मास्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट है इंडिया ऑब्जर्व्स नेशन वाइड फायर सेफ्टी वीक 2026। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिक्लेयर किया है कि 4 मई से 10 मई हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। थीम रहेगी 2026 के लिए सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल एंड फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी टुगेदर फॉर फायर प्रिवेंशन। तो इसमें बेसिकली फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल सबको सिखाए जाएंगे।
नेक्स्ट 1968 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन हॉकी गुरबख्श सिंह गरेवाल जी पासिस अवे एट 84। तो 1942 में वो लियालपुर में आपके उनका जन्म हुआ था और 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स में उनका जाने जाते उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सो उसमें बेसिकली क्या है 1968 गेम्स में ना वो जो थे उन्होंने फील्ड मतलब टीम में अपने भाई के साथ थे, वो बलबीर सिंह गरेवाल और गुरबख्श सिंह गरेवाल दोनों ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में। नेक्स्ट और लास्ट है गूगल ऑफिशियली कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑन इट्स लैंडमार्क $15 बिलियन गूगल क्लाउड इंडिया AI हब इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, FDI के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। FDI का कोई भी क्वेश्चन आए ना ये लिखाना वे फॉरवर्ड में। तो बेसिकली क्या है जो गूगल है ना वो 1 गीगावाट का AI डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहा है 600 एकर्स ऑफ लैंड में आपके विशाखापट्टनम में। एंड इसमें गूगल जो है अदानी कॉनेक्स से कोलैबोरेट कर रहा है, वो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं एयरटेल एनेक्स्ट्रा से फाइबर कनेक्टिविटी के लिए। एंड टोटल $15 बिलियन यानी कि आपके 1.25 से 1.35 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा 2030 तक। मतलब इतना मेजर FDI है, मतलब अमाउंट सोचो।